ओके। हेलो एवरीवन। ये है लेक्चर है सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स। अकाउंट्स में जैसे अपनी बात हुई थी तो एंट्रीज में आपको दिक्कत थी, बाकी तो सारे 10 तक मैंने बोला था आपको, पेज नंबर 43 तक पढ़ के आने को बोला था और इलस्ट्रेशन 10 तक सॉल्व करने को बोला था। उसमें जर्नल एंट्रीज में एक दो लोगों ने डाउट पूछा था, तो मैं जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट आपको बताता हूँ और जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे कि वो छोड़ देना, वो वाले क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। ठीक है, पढ़ लिया होगा सबने आपने। एकदम सिंपल है, जो अपन ने बेसिक्स देखा वही चीज़ इसमें दिया है कि कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में जाती है, पीएनएल में जाती है ना। फिर बाद में एडजस्टमेंट उन्होंने एक एक करके बताया हुआ है, वही सारी चीज़ें, इसलिए मैंने आपको पढ़ने को बोला था, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुका। थेरोटिकल में वन बाय वन लाइन टू लाइन नहीं चलने वाला, क्योंकि थेरी का हमारा इसमें ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। जितना उसमें से काम का था मैंने सारी चीज़ें आपको, वो वाले लेक्चर जो आपको बोला था मैंने 12th का पहला लेक्चर देखो फाइनल अकाउंट को, उसमें कवर हो चुका है। ठीक है, यस सर। चलो आ जाओ फटाफट। इलस्ट्रेशन 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेगा। ठीक है, चलो इसको अभी अपन पेंडिंग रखते हैं, इसको अपन बाद में आएंगे, तो याद रखना इलस्ट्रेशन 1 पेंडिंग। ठीक है, आ जाओ फिर नेक्स्ट 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 इलस्ट्रेशन 2। फ्रॉम द अबव प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट और जर्नल एंट्री। आपको जर्नल एंट्री में ही दिक्कत थी ना बेटा। चलो ठीक है, आपको जर्नल एंट्री बता देता। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तो यहाँ से एकदम सिंपल सी बात है। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाता हूँ मैं, डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज आपको बताता हूँ। देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक, तो ये कहाँ जाएगा बेटा सर, ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो देखो लिख दिया इन्होंने ट्रेडिंग के डेबिट में 1 लाख, यस सर। नेक्स्ट परचेज, परचेज कहाँ जाएगा सर, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में 6,72,000, ये इन्होंने लिख दिया परचेज। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग के डेबिट में, तो ट्रेडिंग के डेबिट में आ गया कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट वेजेस 50,000, तो इन्होंने वेजेस लिख दिया 50,000। ठीक है, नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड हो गया, वेजेस हो गया। सेल्स, सेल्स का रहेगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में 11 लाख, तो सेल्स देखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में 11 लाख, यस सर। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या रहता है बेटा, सॉरी रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या रहता है, सेल्स रिटर्न। ये जो 1 लाख रुपए गया सेल्स रिटर्न, इसको क्या करेंगे सेल्स में से माइनस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या रहता है, परचेज रिटर्न। ये परचेज रिटर्न 72,000, इसको करेंगे परचेज में से लेस, परचेज में से लेस कर दीजिए, यस सर। नेक्स्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री बोले तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में 2 लाख। ठीक है, फिर टोटल कर लिया और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4,20,000। यहाँ तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यस सर। अब जर्नल एंट्रीज देखो, तो मैं जर्नल एंट्रीज आपको बताता हूँ। जर्नल एंट्री कैसे करने का बेटा, देखो जब भी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस ही जर्नल एंट्री देंगी, बैलेंस शीट की तो जर्नल एंट्री नहीं देती, क्योंकि एक स्टेटमेंट है या अकाउंट है, तो अकाउंट को अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री अपने को पास करनी पड़ती है। इसको अपन बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री। क्यों क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं, क्योंकि बेटा कब करते हैं अपन एंट्री, ये करते हैं एंट्री अपन 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को क्यों कर रहे हैं, जितने भी लेजर के बैलेंसेस है, देखो अपन क्या करते हैं, पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर जर्नल एंट्री के बाद में लेजर बनाते हैं, फिर लेजर के बैलेंसेस रहते हैं, बैलेंसेस के ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस से अपन उसको फाइनल अकाउंट में शिफ्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस की सारी चीज़ें या तो कोई ट्रेडिंग में जाएगा, कोई पीएनएल में जाएगा, कोई बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट तो अकाउंट नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो वहाँ पे अपन देखा होगा आपने, देखो ये अकाउंट के जैसा अपन लिखते हैं ना, यहाँ पे ये डेबिट साइड रहता है, क्रेडिट साइड रहता है, यहाँ पे अपन बाय टू भी लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं बाय टू नहीं। तो ये एक लेजर एक प्रकार का, ट्रेडिंग अकाउंट भी एक लेजर है, प्रॉफिट एंड लॉस भी एक लेजर है। तो लेजर में अपने को ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग करनी है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं हो जाता, उसके लिए जर्नल एंट्री करनी पड़ती। तो अभी तक अपन ने नहीं किया था, 12th में डायरेक्ट किया था। यहाँ पे भी अपने को जर्नल एंट्री हो सकता पूछा, लेकिन जर्नल एंट्री पूछने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी अपन उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जो भी कुछ होता है जर्नल एंट्री के थ्रू ही होता है, डायरेक्टली हम उठा के लेके नहीं जा सकते। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जो साल के अंत में, तो जो लेजर के बैलेंसेस बचे हुए थे, ट्रायल बैलेंस के जो लेजर के बैलेंस है, लेजर के जो बैलेंस है जो ट्रायल बैलेंस में, उनको शिफ्ट करने की जो एंट्री रहती है कि ट्रेडिंग में लेके जाना या पीएनएल में लेके जाना, तो डायरेक्टली नहीं चल जाती, उसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती। तो जो जर्नल एंट्री पास करेंगे ट्रेडिंग या पीएनएल में ले जाने के लिए, जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उनको अपन बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री, और वो अपन पास करते हैं 31 मार्च को, इसलिए अपन उसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। ठीक है सर, समझ गया कैसे एंट्री पास करेंगे। देखो जब भी क्या करना है यहाँ ट्रेडिंग और पीएनएल में, पहले तो आपने क्या करना है, ये जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है ना, पहले एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पास कर लेने का। यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट क्या है, ये वाली एडजस्टमेंट है सर। क्या एडजस्टमेंट है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो पहले इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। क्या जर्नल एंट्री होंगी, देखो परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री पास करता हूँ। परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होंगी, परचेज रिटर्न किया मैंने, परचेज रिटर्न क्या रहता है बेटा, परचेज का अपोजिट। परचेज को क्या करते हैं, परचेज हमेशा क्या होता है, बढ़ता, मतलब परचेज का बैलेंस क्या रहता है, हमेशा डेबिट। तो परचेज रिटर्न का क्या रहेगा बेटा, क्रेडिट।
उसका बैलेंस क्रेडिट रहेगा और परचेज रिटर्न को अपने को क्या करना पड़ता, परचेज में से माइनस करना पड़ता। देखो यहाँ से ध्यान से देखो क्या करेगा, परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस। तो परचेज देखो 672 था, वो हो गया 6 लाख। मतलब बेटा अपने को क्या करना पड़ता, अपने को परचेज को कम करना पड़ता। परचेज को बढ़ाना है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेज को कम करना रहेगा तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। तो इसके लिए यहाँ पे अपन करेंगे टू परचेज अकाउंट। कितने का, कितने से कम करना है बेटा, 72,000 से। और डेबिट क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे। ये पहले क्रेडिट कर चुके हैं अपन, ये क्लोजिंग एंट्री है, ये पहली एंट्री नहीं है। जब पहले स्टार्टिंग में अपन ने एंट्री करी होंगी तो वो अपन ने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया होगा, परचेज का अपोजिट बोल के परचेज रिटर्न आएगा। ये क्लोजिंग एंट्री चल रही है तो उसका अपन रिवर्स करते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 72,000। अपने को क्या ध्यान में रखने का सर, अपने को एक क्लोजिंग एंट्री देख रहे हैं अपन परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न से क्या होता है, परचेज कम होता, परचेज को कम करना है। परचेज बढ़ाते तो करते डेबिट, तो परचेज को कम करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। इसलिए परचेज को कर दिया क्रेडिट, फिर डेबिट किसको करो, परचेज रिटर्न, सिंपल। उसी तरह सेल्स रिटर्न में क्या करना पड़ता है बेटा, सेल्स में से माइनस करते, मतलब सेल को कम करना है, सेल को बढ़ाना है, इनकम को बढ़ाना है तो क्रेडिट करते हैं। यदि सेल को कम करना है तो क्या करेंगे, सेल को डेबिट करेंगे। तो करो सेल को डेबिट, तो सेल अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। कितने का है, 1 लाख, 1 लाख। समझाए। तो सबसे पहले क्लोजिंग एंट्री में जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है, यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला पार्ट था सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, तो इसकी मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी। अब बाकी के आइटम की अपने को जर्नल एंट्री पास करनी है। क्लोजिंग एंट्री या ट्रांसफर एंट्री कैसे करेंगे, देखो आप 12th का रीवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान में रखो। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कैसी एंट्री करी थी बेटा अपन, वैसी ही एंट्री यहाँ पे होती। एक बात मेरे को पहले बताओ, ये वाली साइड जो है वो कौन सी साइड है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है। मतलब अपन ये सब एंट्री यहाँ पे डेबिट में करेगा, इसका मतलब अपन ने कौन से अकाउंट को डेबिट करा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट में लिखा ना, मतलब अपन ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर रखा है। तो ये वाली जो एंट्री अपन पास करेंगे, एक साथ एंट्री पास करेंगे अपन, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, पहले तो सर ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के डेबिट में सब कुछ लिखा है ना, तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। और टू क्रेडिट किसको करेंगे, ये सारे इंडिविजुअल आइटम को क्रेडिट करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पे टू, वैसे भी टू लिख रहा है, तो अपने को एंट्री में भी टू ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे टू परचेज, टू कैरेज, टू वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट का बाद में देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अपन एक साथ क्रेडिट कर देंगे। क्या क्या सारी चीज़ें देखो, टू ओपनिंग इन्वेंट्री, टू दूसरा क्या है बेटा, परचेज, टू कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस। सारे अकाउंट को एक साथ क्रिएट कर लिया और ट्रेडिंग को डेबिट कर लिया। अमाउंट क्या है देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 1 लाख। परचेज कितनी लिखेंगे बेटा, 6 लाख लिखेंगे, आउटर कॉलम वाली अमाउंट, क्योंकि अपन ने 72,000 माइनस कर दिया ऑलरेडी ऊपर, तो आउटर कॉलम वाली ही अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 6 लाख। कैरेज इनवर्ड में कितना है बेटा, 30,000। वेजेस में कितना है, 50,000। आप इसकी टोटल करेंगे यदि तो कितना आएगा बेटा, 6 लाख और 1 लाख 7 लाख, 7 लाख और 80,000, 7,80,000। तो ट्रेडिंग के डेबिट में कितना गया, 7,80,000, और ये सारे आइटम हुए क्रेडिट। समझा गया, यस सर। और वैसे क्रेडिट साइड की एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड की जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बेटा, अपने को ट्रेडिंग को क्रेडिट करना पड़ेगा ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड की एंट्री कर रहे हैं, इसलिए टू ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट में क्या लिखेंगे, जितने भी आइटम है यहाँ पे, कितने आइटम है यहाँ पे सर, 2 ही आइटम है, एक सेल है और एक क्लोजिंग स्टॉक है, तो लिख दो दोनों का, दोनों को करेंगे डेबिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर, सेल्स अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है, सेल्स आउटर कॉलम वाला लिखेंगे बेटा 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख, तो ट्रेडिंग कितने से हुआ क्रेडिट बेटा 12 लाख। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करना चाहिए, एक साथ ही करने का, क्या को डबल डबल काम करने का, रिपेयर ने अलग अलग करेगा। ठीक है, अपन एक साथ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझा गया। तो डेबिट साइड की यदि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड की जर्नल एंट्रीज करनी है तो पहले तो कर दो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट, तो जितने भी उसके एक्सपेंसेस है सारे एक्सपेंसेस को करने का क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ के, और फिर ट्रेडिंग की टोटल, मतलब इन सब की टोटल करेंगे और ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देंगे। देन ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड की जर्नल एंट्री ये करनी है तो पहले तो कर दो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट, फिर जितने भी सारे उसमें इनकम साइड में जो भी चीज़ें उन सबको करो डेबिट, टोटल करके ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दो। ठीक है, ये हो गई एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। अब इसमें सिर्फ एक बाकी था बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की अलग से करेंगे, लेकिन एंट्री वही होंगी बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट बोले तो कौन से साइड में, ट्रेडिंग के सर डेबिट साइड में, तो ट्रेडिंग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो करो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू क्या करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट।
टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना अमाउंट आएगा, जो इतना अमाउंट दिया है 420 मतलब 4,20,000। समझा क्या? पक्का? यस सर। ओके, अभी बेटा ग्रॉस प्रॉफिट यहीं पे रहता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे भेजना पड़ता है, याद है क्या? यस, उसकी भी एंट्री बता देता हूँ। उसकी एंट्री क्या होगी? ग्रॉस प्रॉफिट नीचे भेजना है तो नीचे ग्रॉस प्रॉफिट भेजेंगे तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड में भेजते बेटा ग्रॉस प्रॉफिट? सर प्रॉफिट एंड लॉस के ना क्रेडिट साइड में लिखते, याद है ना? अरे बेटा इसके नीचे ट्रेडिंग रहता है और ट्रेडिंग के अपोजिट इधर पीएनएल चालू होता, तो ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल के क्रेडिट में लिखते हैं। तो पीएनएल को क्या किया बेटा? क्रेडिट किया। यहाँ पे भी क्रेडिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे फिर? ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट 4,20,000 4,20,000। ये नीचे वाले की एंट्री जो नीचे मैंने ट्रांसफर किया ना, ये चीज़, ये ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर का नीचे लाने की ये वाली एंट्री नीचे वाली, ठीक है? तो इस प्रकार से जर्नल एंट्री होगी, कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करने का? परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न होगा तो उसकी एंट्री कर दो, उसको रिवर्स करना पड़ता, परचेज को कम करो, सेल को कम करो, खत्म। देन ट्रेडिंग के डेबिट की एक साथ एंट्री कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, फिर उसके जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे क्रेडिट, फिर ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड की टोटल कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, जितनी भी इनकम है वो डेबिट। देन ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट में, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। देन ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ट्रांसफर करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी साइड में जाता है? क्रेडिट, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया, ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट। समझा? पक्का? ट्रेडिंग की जनरल एंट्री यस। और वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की जनरल एंट्री करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है? चलो ये लिखना है तो लिख लो। ओके सर, सिंपल। रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी हम ऐसे ही करते, याद होगा तो आपको। रिवैल्यूएशन डेबिट, फिर जितने भी डेबिट में सारे क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, उसी तरह से इसकी जनरल एंट्री करनी है। ओके, समझा सबको? यस। चलो आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन था बेटा, था इल्लू 2, ठीक है सर, कोई दिक्कत। आगे आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है सारा, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट दिया है, सारे एक्सपेंसेस अपन ने कवर किया है। थोड़े बहुत टर्म्स मतलब एक दो हो सकता है इसमें अलग है वर्डिंग, तो यदि आपको नहीं समझा मुझे पूछ लो, बता दूंगा। फिर बाद में सभी नीचे जो एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री दी हुई है वो आपने देख लेना। फिर देखो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसकी जनरल एंट्रीज हम लोग देखते हैं। क्या बोलेगा? रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट सब दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 4,20,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत ही कहाँ से होती है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट से। तो यहाँ से अपन ने लिख दिया 4,20। देन सैलरी 1,10, ये सर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में। डिस्काउंट क्रेडिट में बोले हुआ है, इनकम है तो क्रेडिट में लिख दिया। देन डिस्काउंट डेबिट वाला बोले हुआ है तो वो डेबिट में लिख दिया। ये डिस्काउंट। देन सारी चीज़ें फटाफट आप देख लेंगे। बैड डेट डेबिट में जाता है, डिप्रिसिएशन पीएल के डेबिट में, लीगल चार्जेस डेबिट में, कंसल्टेंसी फीस डेबिट में, ऑडिट फीस डेबिट में, इलेक्ट्रिक चार्जेस डेबिट में, टेलीफोन डेबिट में, स्टेशनरी डेबिट में, इंटरेस्ट पेड डेबिट में। अभी तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। हमारे क्वेश्चन कैसे रहते हैं इसमें? भले ही इन्होंने क्या बोला प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का, इसमें वो ये भी दे सकते थे ट्रेडिंग का एक आधा आइटम। मान लो इसमें वो दे के रखते थे वेजेस 20,000, तो ऐसा भावना में भाई की नहीं दिया तो लिखना तो पड़ेगा। नहीं बेटा, वेजेस ट्रेडिंग में जाता तो ट्रेडिंग में ही जाता। ये क्या बोला इन्होंने? पीएनएल, तो यहाँ पे वेजेस फिर हम पर नहीं लिखते थे, ठीक है? तो ध्यान से देखना, यदि कुछ एक ही पर्टिकुलर चीज़ बोली हुई ट्रेडिंग या पीएनएल, तो वो ऐसे आइटम डाल सकते जो उसमें नहीं है, तो अपने को छोड़ देने का, ठीक है? तो इस प्रकार से इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, नेट प्रॉफिट बनाया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल। यहाँ तक तो सबका आ गया हो। यस सर। अभी हमारा उद्देश्य क्या है? अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ आपको जर्नल एंट्रीज बताने वाला हूँ। इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, जो भी बोलना है आपको बोलो। सबसे पहले तो क्या करने का बेटा, ये देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लाने की एंट्री करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है? नीचे ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लाना है, मतलब इन्होंने क्या किया है सर, इन्होंने है ना ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट वाला है, क्रेडिट साइड इसे क्रेडिट में लिखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट होता है, तो पीएनएल को क्रेडिट किया, पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट। डेबिट क्या होता है? ये डेबिट ऊपर अपन ने देखा, ये एंट्री देखी, जो लास्ट एंट्री देखी थी ये एंट्री थी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 4,20,000, 4,20,000, वही वाला क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में, ठीक है? ये ऊपर ही हमने एंट्री कर दी थी, लेकिन ये क्वेश्चन तो अलग है ना, एग्जाम थोड़ी बोलेंगे वो उसमें कर दी थी अपने को, डबल ये एंट्री हमने कर दी पार। अब देखो, अब क्या करना पड़ेगा सर, जितने भी आइटम है 2 2 2 2, आपको ये शॉर्टकट बताओ, मतलब याद रखना है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। तो देखो ये सब 2 है ना, तो यहाँ पे भी सब 2 2 2 2 2 2 2 2 2। और वैसे भी यदि अपने को याद भी रखना है लॉजिकली भी बेटा, ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड। किसकी डेबिट साइड है? पीएनएल की। तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? पीएनएल, तो कर देंगे डेबिट, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट। और सारे एक्सपेंसेस टू सैलरी, टू लीगल चार्जेस, टू पोस्टेज, सारे जितने भी होंगे बेटा, सारे एक्सपेंसेस को आप करो क्रेडिट। ये सारे एक्सपेंसेस में इंडिविजुअल आइटम आपको लिखना है 1,10,000, 25,000, सारे जितने भी है
और इसकी टोटल कितनी आएंगी 438 माइनस 43 कर दो, 4,38,000 माइनस 43,000 तो हो जाएगा 3,95,000 डेबिट। ठीक है, ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस है आपने अच्छी तरीके से लिख लेना, उनको क्रेडिट और पीएनएल को डेबिट। ठीक है, ये हो गई सर पीएनएल के डेबिट साइड की जर्नल एंट्री। अब पीएनएल के क्रेडिट साइड की जर्नल एंट्री करो। पीएनएल के क्रेडिट साइड में से पहली वाली तो ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री कर दी हमने, अब सिर्फ दूसरे वाली पीएनएल की कौन सी साइड है बेटा, क्रेडिट साइड है सर। क्रेडिट है तो पीएनएल को क्या करना पड़ेगा, पीएनएल को भी क्रेडिट करेंगे, पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट। डेबिट इसको करेंगे जो यहाँ पे आइटम है, कौन सा आइटम है यहाँ पे एक ही है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 18,000 ये होगी इसकी जर्नल एंट्री। ठीक है, यस सर। अब किसके बाकी है, सिर्फ जर्नल एंट्री लास्ट वाला नेट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री सर बाकी। ठीक है, ये भी कोई बड़ा इशू है। नेट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या होंगे बेटा, नेट प्रॉफिट कौन से साइड में, पीएनएल के सर डेबिट साइड में, तो पीएनएल को क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे टू नेट प्रॉफिट, कितना 43,000। अब बेटा ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाता है, यहीं पे पड़े हुआ रहता है कि नहीं सर, नेट प्रॉफिट जाता है, अपन देखा था कैपिटल में ऐड करते हैं, क्या करते हैं कैपिटल में ऐड, मतलब कैपिटल को बढ़ाते हैं। कैपिटल को बढ़ाना है तो डेबिट या क्रेडिट, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और एंट्री पास करूँगा टू कैपिटल अकाउंट, और डेबिट क्या होगा फिर बेटा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का बैलेंस यहाँ से खत्म कर देंगे, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट 43,000 और ये कैपिटल में जमा कर देंगे, इसलिए कैपिटल अकाउंट की है क्रेडिट। तो ये एंट्री है नेट प्रॉफिट कैपिटल में जमा करना, समझा, पक्का हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस की जर्नल एंट्री कोई इशू नहीं। अब देखो बेटा आप ये कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो, पहले तो आप ये लिख लो फिर बताता हूँ। जिसका नहीं आया था जर्नल एंट्री लिख लो, यहाँ पे आपको पूरे एक्सपेंसेस लिखने हैं। ठीक है, यस सर। अब आपको हम बताते हैं एक कंबाइन एंट्री आप पास कर सकते हैं। देखो ये दो एंट्री को ध्यान से देखो, इसमें जो कॉमन चीज़ है बेटा वो देखो, यहाँ पे देखो क्या करे हुआ है, नेट प्रॉफिट को करे हुआ है सर क्रेडिट, टू नेट प्रॉफिट क्रेडिट, यहाँ पे करे हुआ है नेट प्रॉफिट को डेबिट, तो नेट प्रॉफिट डेबिट हुआ 43,000 से, नेट प्रॉफिट क्रेडिट हुआ 43,000 से, मतलब नेट प्रॉफिट कितना, जीरो। नेट प्रॉफिट को मतलब पहले बढ़ाया फिर कम कर दिया, तो नेट प्रॉफिट है ही नहीं। तो इन दोनों को यदि मैं कंबाइन करके जर्नल एंट्री पास कर दूँ, इसकी कंबाइन जर्नल एंट्री होती बेटा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 43,000। इन दोनों के अलावा डायरेक्टली आप एक ही जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, और में तीनों एंट्री पास नहीं करनी, या तो ये दोनों एंट्री या तो ये अकेली एंट्री, ये करेंगे दोनों करेंगे तो अच्छी बात है, या फिर ये कंबाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइंड में क्या हो रहा है बेटा, नेट प्रॉफिट डेबिट नेट प्रॉफिट क्रेडिट, तो दोनों कट गया, क्या बचा सिर्फ पीएनएल डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, यस सर। उसी तरह बेटा ये ऊपर भी कर सकते हैं आप कंबाइंड एंट्री, ऊपर जो अपन ने किया ना, ये देखो ऊपर में आप देखेंगे ये दो जो एंट्री, इसको ध्यान से देखो, इसमें कंबाइंड में क्या होगा, देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो रहा, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डेबिट कट गया, क्या बचा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, इसको अपन बेटा बोलते हैं कंबाइंड एंट्री बोलते हैं। ठीक है, 4,20,000 4,20,000, या तो ये दोनों एंट्री पास करो या तो और में अकेली एंट्री पास करो, एक ही बात। ठीक है, यस सर। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री बता दिया हूँ, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लोजिंग एंट्री बता दी, एकदम सिंपल। यस सर, आगे देखते हैं, आगे कोई क्वेश्चन में दिक्कत है क्या। इलस्ट्रेशन 1 अपन बाद में करेंगे, जर्नल एंट्रीज मैंने बता दी। आई थिंक इलस्ट्रेशन 4 में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। 4 थोड़ा बेटा टैक्टिकल है, थोड़ा इसको ध्यान से देंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी सकता नहीं भी आ सकता, बट मोर और लेस फाइनल अकाउंट से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। फाइनल अकाउंट से डायरेक्ट बड़ा वाला फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क का है, 12 मार्क का, लेकिन कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अपन बेटा, लेकिन फिर भी अभी तक तो ऐसा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन आने की, 4th वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी 3 या 4 मार्क के लिए आ सकता है। तो ज़्यादा इसमें अपने को लोड नहीं लेने का, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से समझने का। कैसे समझेंगे, देखो पहले तो क्या बोला है बेटा, 1 जनवरी 2017 को। अब इसमें आप देखना, इसमें बदमाशी बहुत करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट जो रहता है ना अपना, फाइनल अकाउंटिंग ईयर जो रहता है अपना, वो रहता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, बरोबर। लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन में आप इसमें देखेंगे तो इसमें ईयर कौन सा बेटा, कैलेंडर ईयर लेके रखे, मतलब 1 जनवरी को ईयर स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। देखो यहाँ पे ईयर कहाँ चालू हो रहा है, 1 जनवरी से खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। तो इसके हर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे कि ईयर कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है। तो जरूरी नहीं 1 अप्रैल को हो रहा है 1 जनवरी को हो रहा है, यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में ध्यान देना है स्पेसिफिकली कि ईयर कब चालू हो रहा है कब खत्म हो रहा है। यहाँ पे ईयर चालू हो रहा है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, भले बेटा प्रोविजन बोले हुआ, लेकिन ये आरडीडी ही है। आरडीडी को क्या रहता है, वैसे तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बोलते हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बोलते हैं। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन बोले रिजर्व बोले एक ही बात है।
अपनी कौन वर्ड पे फोकस करना है बेटा, डाउटफुल। जब भी डाउटफुल बोल दिया इसका मतलब बेटा वो क्या है, RDD है। ठीक है, डाउटफुल दो। कितना है बोला, 40,000। ये कब का बोलेगा बेटा, स्टार्टिंग की बात है। तो मतलब ये क्या चीज़ है बेटा, ये सर है ओल्ड RDD 40,000। ये समझा क्या? यस सर, ये वाली पहली लाइन का मतलब है ओल्ड RDD 40,000। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च, मतलब साल के अंत में ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब बेटा डेटर्स, मतलब जिनसे पैसा लेना है। तो डेटर्स कितने हमारे बेटा, 15 लाख। बैड डे पे 1 लाख। ये कब की बात चल रही बेटा, 31 मार्च की, मतलब ये एंडिंग की बात चल रही है। ओपनिंग की बात खत्म हो गई, 31 मार्च बोल दिया मतलब एंड वाली बात है। ये बोला बेटा बैड डे, एंड में बैड डे, मतलब ये कौन सा बैड डे है बेटा, न्यू बैड डे। नेक्स्ट, इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ द बैड डे एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल। 5% से ट्रेड रिसीवेबल करने का है। तो बेटा ये क्या है, ये है न्यू RDD। चीज़ें समझी कि आपको लाइन से पढ़ते समझ में आना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है। पहली वाली जो बोला बेटा 40,000, ये ओल्ड RDD है। नेक्स्ट जो उन्होंने बोला 15 लाख, ये बेटा डेटर्स है। बाद में जो बैड डे बोला लास्ट के बैड डे में, मतलब वो न्यू बैड डे पे। उसके बाद में अगेन RDD बोला 5%, तो वो न्यू RDD। समझा जाता है? यस। इन्होंने क्या बोला, शो हाउ वुड यू कंप्यूट द अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट डेबिट करेंगे ये इनको बताने का। ठीक है, तो देखो कैसे बताएंगे। हमने आज तक जो अपन ने, मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक। वैसे इसके कंसेप्ट में घुसेंगे तो इतना समय ले लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। लेकिन हर बार थोड़ी कंसेप्ट में घुस सकते हैं। एक बार आपको कंसेप्ट बता दूंगा, हर बार थोड़ी ऐसा अपन डिटेल में जाएंगे तो फिर तो RDD को 20 मिनट ले लेगा। तो मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, याद है कि आपको, जब भी RDD आ गया तो बेटा अपन PNL में क्या करते हैं, PNL का ही पूछ रहे ना कि PNL के डेबिट में कितना अमाउंट जाएगा। तो RDD के एडजस्टमेंट, जो कंबाइन एडजस्टमेंट थी RDD और बैड डेट, उसमें अपन जो PNL के डेबिट की वर्किंग नोट बनाते थे, क्या वर्किंग नोट बनाते थे बेटा, ओ नो। बिलीव करो ये इससे बहुत इजी हो जाता है काम। तो मैं जितना भी बोलता ना, चुपचाप उसको ध्यान से समझने का और वैसा ही करने का। अपना कुछ नया ईजाद करने की कोशिश मत करें, ये बहुत सोच समझ के ही करा हुआ है। तो पहले अपन लिखते थे बेटा बैड डे, फिर अपन लिखते थे RDD। लास्ट वाला करते थे माइनस, बाकी सब करते थे प्लस। जितनी भी टोटल आती थी वो अपन आउटर कॉलम में लिख देते थे। ठीक है, ऐसे ही होता था PNL में। बस वैसे ही करना है, कुछ अलग थोड़ी ना है। इसमें से कोई दिक्कत नहीं है नहीं आने वाले जैसी। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है मान लो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड ही, उसमें ये सब चीज़ें लिखनी है। देखो अब सब दिया है। ओल्ड RDD कितना बोले हुआ है बेटा, 40,000। तो लिख दो ओल्ड RDD 40,000। ट्रेड रिसीवेबल 15 लाख। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में आता था हमारा, बैलेंस शीट में लिखते थे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोले तो। डेटर्स कितना लिखते थे, 15 लाख। जितना दिया है उतना, और क्या। यस सर, और एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं, वही चीज़ें उठा के लिखनी। नेक्स्ट, बैड डेट 1 लाख। ये कौन सी बैड डेट है बेटा, न्यू बैड डेट 1 लाख। लिख दो न्यू बैड डेट के सामने 1 लाख। नेक्स्ट, न्यू RDD बोलेगा सर 5%। अब न्यू RDD 5% निकालने के लिए पहले देखो बेटा, न्यू बैड डेट था तो पहले तो न्यू बैड डेट इधर से भी लेस करते सर। ठीक है, लेस कर दो न्यू बैड डेट 1 लाख। फिर इसके बाद में सर इधर लेस करते थे न्यू RDD। तो लेकिन बेटा न्यू RDD निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला, न्यू RDD निकालते कैसे नहीं निकालते बेटा, न्यू RDD सर, न्यू RDD के लिए पहले ये ऊपर की चीज़ माइनस करते। करो फिर माइनस, क्या आएगा, 15 लाख में से माइनस करेंगे 1 लाख, तो कितना आएगा बेटा, 14 लाख। तो ये 14 लाख का कितना परसेंट बोला, 5%। 14 लाख का 5% कितना होता है, 70,000। तो न्यू RDD कितनी हो गई बेटा, 70,000। डेटर का कितना बैलेंस बच गया फिर बेटा, 13,30,000। तो बैलेंस शीट में डेटर्स में जाएगा 13,30,000 और इधर न्यू RDD लिखना बाकी हमारा 70,000। ठीक है, ओल्ड बैड डेट सर कुछ भी नहीं है, बस इसकी टोटल करो। कितनी आती है बेटा टोटल, 1 लाख प्लस 70,000, 170 माइनस 40, 1,30,000। तो क्वेश्चन क्या पूछा था बेटा, PNL के डेबिट में कितना अमाउंट लिखेंगे, है ना। हाउ वुड यू कंप्यूट PNL के डेबिट में, तो सर PNL के डेबिट में हम 1,30,000 लिखेंगे। ऐसा इसकी वर्किंग, समझा क्या। यस सर, देखो इसने भी वही करा अब, लेकिन इसने ये इतना ऐसे फॉर्म में लिखा, देखो इसका भी आंसर आया 1,30,000। लेकिन ये ओपनिंग फिर ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, बार बार सोचना पड़ता, बहुत समय खाता, गलत होने के चांसेस है। हमारी छोटी सी ट्रिक है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। ट्रिक यूज़ करो, एकदम एक आंसर हो जाता है ईजी। 1,30,000 ज़रूरी नहीं ऐसे ही प्रेजेंट करना है, आंसर बिल्कुल ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसलिए जैसा मैंने पढ़ा वैसा आप अच्छे से ध्यान देंगे और वही सारी चीज़ें अपने को लिखना। ओके, यस सर।
लिख लो, हो गया? यस। अब देखो बेटा, इसमें अकाउंट भी बोले हुआ है, लेकिन वैसे अकाउंट क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था। अकाउंट में बताऊंगा ना तो इसमें आपको बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करें, ठीक है? कभी बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बस इन्होंने इधर भी पूछे हुआ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती बना के दी हुआ है। मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताता, क्योंकि आपके बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे, इसकी वजह से ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो लास्ट के लिए कौन सी दो चीज़ें बेटा, एक इलस्ट्रेशन 1 और ये इलस्ट्रेशन 4 का ये अकाउंट वाला पार्ट। वैसे तो आंसर में पूछे हुआ नहीं है, नहीं भी बना, इसके मार्क नहीं है, मार्क सिर्फ इतने के ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार का बता दूंगा, लेकिन ये सिर्फ मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। अभी आपका इसका मेन आंसर आ गया, आपका आंसर इतना ही है, वो एक्स्ट्रा पार्ट दिया उन्होंने, ठीक है? अपन उसको समझेंगे बाद में। समझ गया 1,30,000 कैसे आया? यस, ओके, वेरी गुड। चल, और किसमें दिक्कत थी देखते, एक एक करके देखते चलते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट दी हुई है, एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री बताई हुई है। ये एक पॉइंट है, ये भी अपने को बताने का मुझे बाद में, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें कवर होंगी, लेकिन सिर्फ क्या रहता है बेटा, एक पैटर्न होना चाहिए। बुक वाले पैटर्न फॉलो नहीं करते, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता बुक का पैटर्न बताने का। मतलब ये सोचती नहीं कि ये हार्ड है या इजी है या लेवल है, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी एकदम हार्ड क्वेश्चन भी पहले दे देंगे, फिर बाद में इजी दे रहे हैं, तो इनका कुछ पैटर्न मेंटेन नहीं, सीक्वेंस मेंटेन नहीं है। लेकिन अपन पढ़ाते समय में वैसा नहीं पढ़ा सकता, फिर बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए पढ़ाते समय में उसके लेवल के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से आपको पढ़ाता। तो ये आगे पीछे अपना चलते रहेंगे, कभी भी अपना सीरियली कभी नहीं पढ़ने वाले, अपन क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन बेटा ट्रायल बैलेंस दिया है, क्या बनाने का है? प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्री। आप क्लोजिंग एंट्री बना सकते हो, ठीक है? क्लोजिंग एंट्री बनाने के लिए बेटा पहले तो ये बना लेना, ट्रेडिंग और पीएनएल बना लेना पहले, फिर क्लोजिंग एंट्री बनाना, क्योंकि क्लोजिंग एंट्री में ये भी आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कब आएगा? जब ट्रेडिंग बनाएंगे। नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब पीएनएल बना लेंगे। तो फटाफट पहले बना लेने का, क्वेश्चन देखने का, थोड़ा दिमाग लगाने का। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, देखो, रिक्वायर्ड मतलब ये हमसे क्या चाहता है बेटा, ये चाहता है सिर्फ प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्री फॉर द बॉटम। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट ये हमसे नहीं चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि वो बनाना नहीं है, हमको बनाना है, लेकिन वो मेन आंसर का फॉर्म नहीं, उसके मार्क भी रहेंगे, लेकिन मेन आंसर हमारा क्लोजिंग एंट्री, मेन ज़्यादा हमारा क्लोजिंग एंट्री को। तो आपने क्या करना, जो पीएनएल और ट्रेडिंग बनाएंगे ना, वो इतना अच्छे से सजा के नहीं बनाते बैठने का, उसको सीधा सीधा बनाने का, वर्किंग नोट में डाल देने का। वर्किंग नोट में नॉर्मल हमारा लो जो भी आता कॉलम, मतलब इसको इतना टाइम मत दो, फटाफट बनो, ज़्यादा उस पर मार्क है नहीं, मार्क है जरूर, लेकिन ज़्यादा मार्क नहीं रहेंगे उससे, तो 1-2 मार्क ही रहेंगे, एज अ वर्किंग नोट का पार्ट है। तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। मेन यहाँ पे क्वेश्चन हमसे चाहता है क्लोजिंग एंट्री, तो मेन फोकस क्लोजिंग एंट्री पे रहेगा। फटाफट ट्रेडिंग और पीएनएल बना लो और फिर क्लोजिंग एंट्री करो। इसमें दिक्कत तो कहीं पे आनी नहीं चाहिए। एक बार फटाफट में आइटम देख लेता, कैपिटल पता है, इन्वेंट्री पता है। इन्वेंट्री मतलब बेटा स्टॉक, और ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला स्टॉक बोले तो ये ओपनिंग स्टॉक रहेगा हमें। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ रहेगा, ठीक है? इसका भी एक कारण है, क्या कारण है? ऐसा क्लोजिंग स्टॉक ऐसा अकाउंट नहीं रहता। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हुई बेटा? ये आई हुई है सर लेजर का बैलेंसेस है, तो इन सबके अकाउंट रहते हैं, अकाउंट सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक का ऐसे अकाउंट नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे देखते हैं? 31 दिसंबर यहाँ पे खत्म हो रहा, तो 31 दिसंबर को जाएंगे हमारे बिजनेस में, देखेंगे कितना क्लोजिंग स्टॉक है, उसको गिनेंगे, उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू लेके आ जाएंगे। तो ये कोई अकाउंट से वैल्यू नहीं आई हुई, ये आई हुई है वैल्यू गिनने से। तो इसलिए अकाउंट में नहीं गए हुआ, इसकी जनरल एंट्री नहीं हुई है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आया हुआ। ये अलग से हम लोग देख रहे हैं, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को अलग से ही देते नीचे, ठीक है? तो इन्वेंट्री, कैश, मशीनरी, परचेज, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेल्स, कोई दिक्कत नहीं। बस ये देखो क्या, सम्स ओविंग बाय कस्टमर। ओविंग मतलब देना है, मतलब कस्टमर को देना है पैसे हमको, ब्रैकेट में वैसे दे ही दिया। ट्रेड रिसीवेबल मतलब ये हमारी भाषा में बेटा डेटर्स है, और ये ट्रेड पेएबल, सम ओविंग टू सप्लायर, मतलब सप्लायर को देना है हमको, तो ये क्या बेटा हमारे भाषा में क्रेडिटर्स, ठीक है? इसको ट्रेड पेएबल और ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं लोग। बस बाकी सारी तो सिंपल चीज़ें आपने बना ही लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बेटा बैलेंस शीट दी हुई है, फिर अगेन बैलेंस शीट में क्या क्या आता है वो बताया हुआ है, फॉर्मेट बताया हुआ है। जनरल एंट्री तो रहेंगी नहीं, जस्ट स्टेटमेंट ध्यान में रखना, आपने पढ़ लेना इसको। ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस से बनाने का है बैलेंस शीट, कोई खास बात नहीं है। 7th वाला क्वेश्चन ठीक है, 7th मैंने बोला था मना किया था, ओके 7th में अभी सॉल्व करता हूँ। ओके, जब तक आप 7th क्वेश्चन पढ़ो। ओके, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन,
ठीक है, अब मैं पढ़ता आपके साथ। देखो क्या दिया बेटा, बैलेंस शीट दी हुई थापर की 1 जनवरी को, तारीख हमेशा ध्यान से पढ़ने का, ठीक है। तो ये वही 1 जनवरी वाला ही बनता है बैलेंस शीट में, ठीक है। जो भी आइटम दिए हुए कोई खास बात नहीं है। आगे क्या बोला, ड्यूरिंग ईयर 2017, मतलब बेटा ये कब की है, 1 जनवरी 17 की बैलेंस शीट है। और आगे का उन्होंने बताया हुआ है कि इसके बाद में क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, पूरे साल भर में प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा है, नेट प्रॉफिट 15,30,000 का। ओके, आफ्टर अलाउिंग फॉर फॉलोइंग, मतलब ये जो फॉलोइंग, ये 3 चीज़ें उसमें आ चुकी है, मतलब ये 3 चीज़ों को कंसिडर करके ही प्रॉफिट एंड लॉस आया हुआ है। क्या क्या चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब ये आरडीडी, इन तीनों बातों को मद्देनजर रखते हुए 15,30,000 आया हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा बेटा, देखो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये बेटा, ये सारी चीज़ें है ना, ये एडजस्टमेंट वाले पार्ट है, और एडजस्टमेंट वाले पार्ट के इनके एक इफेक्ट रहते हैं पीएनएल में, एक इफेक्ट है बैलेंस शीट में, तीनों चीज़ों का, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस में ये चीज़ें आ चुकी है। ये जो प्रॉफिट है आफ्टर अलाउिंग दिस, मतलब उनका बोलने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में इनकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। इसका मतलब बैलेंस शीट में इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई। तो अपने को सिर्फ जब एडजस्टमेंट करनी है वो काय में करनी है, सिर्फ बैलेंस शीट में करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने बोला ये जो प्रॉफिट है आफ्टर कंसिडरिंग दिस आइटम ही है। समझ में आया क्या, एडजस्टमेंट वाला पार्ट है, वैसे तो दोनों जगह इफेक्ट जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला यहाँ पे जो हमने 15,30,000 लाया तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ही लाया है। मतलब एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट, यदि पीएनएल वाला जो पार्ट होगा वो आपको करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ कौनता वाला पार्ट अपने को करना है इन एडजस्टमेंट का, सिर्फ बैलेंस शीट वाला पार्ट अपने को करने का। समझा, यस। नेक्स्ट, वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड, लेकिन जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बिल लेने का, ठीक है, आया 2 मिनट, वैसे बिल ही ले रहे क्या हाँ बेटा। तो लेकिन फॉरगॉटन टू प्रोवाइड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ये ऊपर की 3 चीज़ें तो ले ली, लेकिन ये 2 चीज़ें लेना भूल गया। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये 2 चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में लेना बाकी है। तो इनका दोनों में अपने को एडजस्टमेंट देना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी और बैलेंस शीट में भी। लेकिन इन 3 चीज़ों का सिर्फ अपने को बैलेंस शीट में ही एडजस्टमेंट देने का है। समझा इसका मतलब, यस। नेक्स्ट, हिज करंट एसेट एंड लायबिलिटी ऑन 31 दिसंबर 2017, मतलब 1 साल बाद की बात है, साल के स्टार्टिंग की बात दे दी, बैलेंस शीट दे दी, तो अपने को साल के अंत की बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा। तो ये बैलेंसेस दी हुए इन्होंने साल के अंत में, बाद में एक ड्राइंग दी हुआ है, इन्होंने ड्राइंग भी किया, ठीक है। अपने को क्या करना है, ड्रॉ ऑफ इस बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 दिसंबर की बैलेंस शीट अपने को बनानी है, ठीक है। बनाते आप जब तक फॉर्मेट वगैरह बनाओ, मैं बस 2 मिनट में। चलो कब तक हो गया था अपना, हाँ, इलस्ट्रेशन 7 में आपको बता रहा था अपने को बैलेंस शीट बनाने का है साल के एंड के 31 दिसंबर तक। स्टार्टिंग के अपने को बैलेंस शीट दी हुई, नीचे बीच में सारे एडजस्टमेंट दी हुई, एक एक करके मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते कैसे करेंगे, ठीक है, यस सर।